आज हम एक ऐसे मसाले की गहराई में उतरने वाले हैं जो रसोई से ज्यादा शायद चिकित्सा ग्रंथों में पाया जाता है। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी औषधि जिसकी कहानी कहते हैं समुद्र मंथन में मिले अमृत से जुड़ी है। जी। और एक जमाना था जब इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा थी। हम बात कर रहे हैं पिप्पली की। बिल्कुल। हमारे स्रोत चरक संहिता जैसे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ और उन पर आधारित आधुनिक शोध हैं। और आज हमारा मकसद है पिप्पली को सिर्फ एक जड़ी बूटी के तौर पर नहीं बल्कि उसके पूरे सफर को समझना। जी, उसके पौराणिक उद्गम से लेकर आयुर्वेद में उसके प्रयोग की विधियों तक। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो पिप्पली, जिसे हम बोटैनिकली पाइपर लॉन्गम लिन कहते हैं, ये आयुर्वेद की सबसे सम्मानित औषधियों में से एक है। और आचार्य चरक ने इसे कई महत्वपूर्ण समूहों में रखा है ना? जी। जैसे पाचन बढ़ाने वाला। जी, दीपनीय यानी पाचन बढ़ाने वाला, कांठ्य गले के लिए हितकर, और कासहर यानी खांसी मिटाने वाला। मैंने पढ़ा है कि अकेले चरक संहिता में इसके करीब 400 से ज्यादा संदर्भ है। जी, 436 से भी ज्यादा। ये बहुत बड़ी बात है किसी एक जड़ी बूटी के लिए। बिल्कुल, साफ है कि प्राचीन आचार्य इसे बहुत ऊंचा दर्जा देते थे। बिल्कुल। और इसका महत्व तो इसके नामों में ही छिपा है। देखिए, आयुर्वेद में नाम सिर्फ पहचान नहीं होते। नहीं होते, वो उसके गुण बताते हैं। हाँ, गुण, कर्म, इतिहास, सब कुछ। जैसे भाव प्रकाश निघंटू का ये श्लोक है, पिप्पली माघधी कृष्णा वैदेही चपला कणा उष्णा शौंडी कोलास्या तीक्ष्ण तंडुल माघधिका। वाह, तो इसमें तो कई नाम हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। मागधी, जी, इसका क्या मतलब हुआ? मागधी क्योंकि प्राचीन काल में इसकी सबसे अच्छी किस्म मगध क्षेत्र यानी आज के बिहार में पैदा होती थी। अच्छा, तो ये इसके भौगोलिक उद्गम को दर्शाता है। जी, फिर है कृष्णा जिसका अर्थ है काला। जब इसका फल सूख जाता है तो उसका रंग गहरा काला हो जाता है। और चपला, इसका मतलब तो चंचल या तेज होता है। ये नाम क्यों? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इसके तीक्ष्ण गुण को दिखाता है। मतलब ये औषधि शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म चैनलों या स्रोतों में बहुत तेजी से पहुंचती है। बिल्कुल, किसी तेज तरार दूत की तरह। हाँ, कह सकते हैं। और श्लोक में एक और नाम है, उष्णा। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। उष्ण यानी गर्म, ये जरूर इसकी तासीर से जुड़ा होगा। एकदम सही। उष्णा नाम सीधे सीधे इसके गर्म स्वभाव यानी उष्ण वीर्य को बताता है। तो मतलब सिर्फ एक श्लोक से हमें इसकी गुण, उत्पत्ति और काम करने की गति सबका अंदाजा लग गया। बिल्कुल। ये एक पतली सुगंधित लता होती है। इसका सबसे खास हिस्सा इसका फल है, जो कच्चा होने पर लाल और सूखने पर काला हो जाता है। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। स्रोतों में इसकी उत्पत्ति किसी आम पौधे की तरह नहीं बताई गई है। इसकी जड़ें तो पौराणिक कथाओं तक जाती हैं। हाँ, और ये कोई साधारण कथा नहीं है। जैमिनीय ब्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पिप्पली की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ हुई थी। एक मिनट, अमृत के साथ मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। ये इसे एक सामान्य औषधि नहीं बल्कि एक दिव्य औषधि का दर्जा देता है। इसका तो मतलब हुआ कि इसमें भी वो जीवन देने वाले गुण होने चाहिए, है ना? क्या आयुर्वेद इसे इसी नजर से देखता है? बिल्कुल। अमृत से इसका संबंध इसके सबसे महत्वपूर्ण गुण यानी रसायन को एक दार्शनिक आधार देता है। आपने रसायन शब्द सुना होगा। हाँ, अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका गहरा आयुर्वेदिक अर्थ क्या है? ये सिर्फ एक दवा होने से कहीं ज्यादा लगता है ना? हाँ, रसायन वो चिकित्सा है जो बुढ़ापे और बीमारियों को दूर कर शरीर को फिर से युवा और ऊर्जावान बनाए। ये ऊतकों का पोषण करती है, उम्र को रोकती है और जीवन शक्ति को बढ़ाती है। तो जब कोई चीज अमृत के साथ उत्पन्न हुई हो तो उसमें ये क्षमता होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं, बुद्धि पर भी माना गया है। बुद्धि पर? ये तो और भी गहरी बात हो गई। हाँ, इसे मेधे भी कहा गया है, यानी बुद्धि बढ़ाने वाला। कहते हैं महर्षि वशिष्ठ ने स्वास्थ्य और धन दोनों के लिए इसका सेवन किया था। अच्छा। कौशिका धर्म सूत्र में तो नवजात शिशुओं की बौद्धिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी इसकी सिफारिश की गई है। पर ये काम कैसे करता है? बुद्धि पर इसका असर कैसे होता है? इसका जो तीक्ष्ण गुण है वो मनोवासरोतस यानी मन से जुड़े हुए सूक्ष्म चैनलों में आए अवरोधों को खोलता है। जब ये चैनल खुल जाते हैं तो सोचने समझने की शक्ति और मानसिक स्पष्टता अपने आप बढ़ जाती है। तो ये साफ है कि प्राचीन दुनिया इसके इन दिव्य गुणों के लिए सोने की कीमत देने को तैयार थी। आखिर ऐसा क्या खास है इसमें? ये शरीर के अंदर जाकर करती क्या है?
आयुर्वेद में किसी भी द्रव्य की क्रिया को उसके रस पंचक से समझा जाता है। रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। पिप्पली का विज्ञान इसी में छिपा है। अच्छा। इसके गुणों पर भी एक श्लोक है। पिप्पली कटुकस स्निग्धा लघ्वी श्वासका सहरी उष्णा वात कफहरी पित्त प्रकोपणी मता। तो ये श्लोक कहता है कि इसका रस यानी स्वाद कटु है, मतलब तीखा, और गुण लघु और स्निग्ध है, हल्का और थोड़ा तैलीय। जी। और वीर्य है उष्ण यानी गर्म। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। मैंने पढ़ा कि ताजी या गीली पिपली की तासीर ठंडी होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और एक जरूरी सावधानी भी। आर्द्र यानी गीली पिपली को शीत वीर्य का माना गया है और ये कफ को बढ़ा सकती है। ओ। इसीलिए चिकित्सा में हमेशा सूखी पिपली का ही प्रयोग होता है, जो उष्ण वीर्य वाली होती है और कफ का नाश करती है। ठीक है, ये समझ आया। पर एक और बात है जो मुझे बहुत विरोधाभासी लगी। इसका स्वाद तीखा है, तासीर गर्म है, लेकिन स्रोतों के अनुसार पाचन के बाद इसका प्रभाव मीठा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही पिपली का सबसे अनूठा और शक्तिशाली गुण है, जिसे आयुर्वेद में मधुर विपाक कहते हैं। विपाक यानी पाचन के बाद शरीर पर पड़ने वाला अंतिम प्रभाव। पर ये विरोधाभास ही इसे एक अच्छी दवा कैसे बनाता है? यही तो इसकी खासियत है। ये विरोधाभास ही इसे एक बेहतरीन रसायन बनाता है। असल में ये 2 चरणों में काम करती है। ये आयुर्वेद का एक स्मार्ट ड्रग है। अच्छा, 2 चरण, ये तो बहुत दिलचस्प है। बताइए इसके बारे में। पहला चरण है शोधन यानी सफाई। जब हम पिपली खाते हैं तो इसका कटु रस और उष्ण वीर्य शरीर के चैनलों में जमे हुए आम यानी विषाक्त पदार्थ और बढ़े हुए कफ का पाचन करके उन्हें खोलता है। तो पहले ये सफाई करती है। हाँ, पहले सफाई। दूसरा चरण है पोषण। जब चैनल साफ हो जाते हैं तब इसका मधुर विपाक अपना काम करता है। यह मीठा प्रभाव धातुओं यानी शरीर के ऊतकों का पोषण करता है, उन्हें मजबूत बनाता है और शरीर को शक्ति देता है। ये तो कमाल का सिद्धांत है। मतलब जो चीज जबान पर तीखी लगती है वो ही शरीर के लिए मीठी साबित होती है। तो ये एक स्मार्ट औषधि की तरह है। पहले रास्ता साफ करो, फिर पोषण पहुंचाओ। आपने इसे बहुत अच्छे से समझा। इसी वजह से ये कफ और वात को तो शांत करती है, लेकिन अपने गर्म स्वभाव के कारण पित्त को बढ़ा सकती है। और इसका एक विशेष प्रभाव भी है ना, जो इसे और भी खास बनाता है। हाँ, उसे कहते हैं प्रभाव। यह द्रव्य की वो शक्ति है जो रस, गुण, वीर्य, विपाक के नियमों से परे जाकर काम करती है। पिपली का प्रभाव है योगवाही। योगवाही, इसका क्या मतलब हुआ? योगवाही का आधुनिक भाषा में मतलब है जैव उपलब्धता वर्धक या बायो एनहांसर। अच्छा। जब पिप्पली को किसी दूसरी जड़ी बूटी के साथ मिलाया जाता है तो यह उस जड़ी बूटी के शरीर में अवशोषण और उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। अरे वाह, मतलब ये खुद एक शक्तिशाली दवा तो है ही, साथ में दूसरी दवाओं के लिए एक एम्पलीफायर का भी काम करती है। बिल्कुल, इसीलिए ये त्रिकटु जैसे कई मिश्रणों का एक जरूरी हिस्सा है। ये एक डिलीवरी एजेंट की तरह काम करती है। ठीक है, तो इस जबरदस्त सफाई और फिर पोषण करने की शक्ति के साथ आयुर्वेद इसे मुख्य रूप से कहाँ इस्तेमाल करता है? शरीर में इसके मुख्य रण क्षेत्र कौन से हैं? इसका सबसे प्रमुख कार्य क्षेत्र है श्वसन प्रणाली, जिसे आयुर्वेद में प्राणवाह स्रोतस कहते हैं। अच्छा, मतलब अस्थमा, खांसी, इन सब चीजों के लिए? हाँ बिल्कुल। चरक संहिता में तो एक श्लोक भी है, पिप्पली मूल गुड सिद्धा यवागुहु श्वासहिद्मा का सहारा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि पिपली की जड़ और गुड़ के साथ बनाई गई यवागु यानी दलिया श्वास, हिचकी और खांसी को दूर करती है। इसे विशेष रूप से तमक श्वास यानी ब्रोंकियल अस्थमा के लिए रामबाण माना जाता है। तो ये सिर्फ खांसी को दबाती नहीं है, बल्कि उसके मूल कारण यानी जमे हुए कफ पर काम करती है। जी हाँ, अपने तीक्ष्ण और उष्ण गुणों से यह फेफड़ों और श्वसन मार्गों में जमे हुए गाढ़े कफ को पिघलाकर बाहर निकालती है, स्रोतों को साफ करती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। और पाचन तंत्र पर इसका क्या असर होता है? अन्नवाह स्रोतों पर? वहां भी इसका बहुत गहरा असर है। ये दीपन और पाचन दोनों काम करती है। दीपन का अर्थ है जठराग्नि को बढ़ाना, जिससे भूख लगती है। और पाचन का मतलब है भोजन को ठीक से पचाना। बिल्कुल, इसलिए ये अग्निमांद्य यानी अपच, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याओं में बहुत फायदेमंद है। मैंने इसके एक और उपयोग के बारे में पढ़ा जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याओं में। हाँ, पिपीली को मेदह कफ विनाशिनी कहा गया है, यानी ये शरीर में बढ़ी हुई चर्बी और कफ का नाश करती है। तो ये मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, इन सब में उपयोगी है। बहुत उपयोगी है।
मोटापा, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर जैसी समस्याओं में। ग्रंथों में शहद के साथ 1 ग्राम पिपली चूर्ण लेने की सलाह दी गई है। यह प्लीहा और यकृत के विकारों में भी लाभकारी है। इसके फायदे तो अनगिनत है, लेकिन ग्रंथ इसके शक्तिशाली गुणों के कारण इसके प्रयोग में बहुत सावधानी बरतने को भी कहते हैं। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही खास विधि का जिक्र है, वर्धमान पिप्पली रसायन। ये क्या है? यह चरक संहिता में वर्णित पिप्पली के प्रयोग की सबसे परिष्कृत और वैज्ञानिक विधि है। वर्धमान का अर्थ है बढ़ते हुए क्रम में। हम्म। यह एक बहुत ही सुनियोजित और नियंत्रित प्रक्रिया है, जो दिखाती है कि आयुर्वेद शक्तिशाली औषधियों का प्रयोग कितनी जिम्मेदारी से करता है। भी सुनने में थोड़ा इंटेंस लगता है। मतलब आप एक इतनी शक्तिशाली औषधि की मात्रा रोज बढ़ा रहे हैं, क्या इसमें कोई जोखिम नहीं है? आपका सवाल बहुत जायज है, और इसी जोखिम को नियंत्रित करना ही इस विधि की खासियत है। इसका मुख्य उद्देश्य ही पिप्पली के तीक्ष्ण और पित्त बढ़ाने वाले प्रभाव को नियंत्रित करना है। अच्छा, ताकि शरीर को उसके दुष्प्रभावों से बचाते हुए उसके रसायन गुणों का पूरा लाभ मिल सके। एकदम सही। तो ये होता कैसे है? कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे रोगी की स्थिति के अनुसार 10 या 21 दिन का एक चक्र चुना जाता है। मान लीजिए 10 दिन का चक्र है, तो पहले दिन 3 पिप्पली के चूर्ण से शुरू करते हैं। ठीक है। दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 5, ऐसे करते करते 10वें दिन 12 पिप्पली की अधिकतम मात्रा तक पहुंचते हैं, और फिर 11वें दिन से उसी क्रम में मात्रा को रोज एक एक कम करते हुए वापस शुरुआती मात्रा पर ले आते हैं। और इस दौरान खान-पान का भी कोई विशेष नियम होता होगा? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। इस प्रयोग के दौरान पिप्पली को हमेशा शहद या घी के साथ लिया जाता है, और आहार में हल्का और पौष्टिक भोजन जैसे केवल दूध और चावल से बनी खीर खाने की सलाह दी जाती है। अच्छा। ये पिप्पली की गर्मी को संतुलित करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चक्र पूरा होने के बाद 15-20 दिन का अंतराल देना अनिवार्य है। ये तो बहुत ही अनुशासित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो जो श्रोता पिप्पली के बारे में जानकर उत्सुक हुए हैं, उनके लिए वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें बिना विशेषज्ञ की सलाह के पार नहीं करना चाहिए? कुछ नियम हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। सामान्य मात्रा चूर्ण के रूप में 1 से 2 ग्राम प्रतिदिन है। अनुपान यानी किसके साथ लेना है, ये रोग पर निर्भर करता है। जैसे कफ के लिए शहद और वात के लिए दूध के साथ? जी, कफ रोगों और मोटापे के लिए शहद के साथ, और वात रोगों या कमजोरी के लिए गर्म दूध के साथ। लेकिन 3 सावधानियां सबसे जरूरी हैं। वो क्या है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, कभी भी नवीन यानी ताजी पिप्पली का प्रयोग ना करें। 1 मिनट, ताजी पिप्पली का प्रयोग न करें? ये तो बहुत अजीब बात है। हम तो हमेशा मानते हैं कि ताजी चीजें बेहतर होती हैं, सब्जियां हों या फल। हाँ, आमतौर पर होता है, लेकिन पिप्पली के मामले में ये उल्टा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ताजी पिप्पली बहुत ज्यादा गर्म, तीक्ष्ण और भारी होती है। ये पित्तों को बहुत तेजी से बढ़ाती है और शरीर में जलन पैदा कर सकती है। आयुर्वेद कहता है कि चिकित्सा में हमेशा कम से कम 1 वर्ष पुरानी पिप्पली का ही प्रयोग करना चाहिए। ओह अच्छा, तो समय के साथ उसकी तीक्ष्णता थोड़ी सौम्य हो जाती है। हाँ, लेकिन उसके औषधीय गुण बने रहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बिल्कुल। और दूसरा नियम? दूसरा नियम है पित्त प्रकृति में सावधानी। जिन लोगों के शरीर में पहले से गर्मी ज्यादा है, जिन्हें एसिडिटी, अल्सर या जलन की समस्या रहती है, उन्हें इसका सेवन बहुत ही सावधानी से या किसी विशेषज्ञ वैद्य की सलाह पर ही करना चाहिए। और अगर करें भी तो घी या दूध जैसे ठंडे अनुपान के साथ? बिल्कुल। और तीसरा, अंतिम नियम। तीसरा नियम है लंबे समय तक लगातार सेवन न करें। जैसा मैंने कहा, पिप्पली एक बहुत शक्तिशाली औषधि है। अगर इसे अकेले लिया जा रहा है तो इसका प्रयोग 1 या 1.5 महीने से ज्यादा लगातार नहीं करना चाहिए। इसीलिए वर्धमान रसायन जैसी चक्रीय चिकित्सा का विधान है। जी हाँ, जिसमें बीच बीच में अंतराल दिया जाता है। तो हमने अमृत से निकले एक दिव्य पौधे से शुरुआत की और आयुर्वेदिक चिकित्सा की जटिल और सटीक विधियों तक पहुंचे। ये साफ है कि पिप्पली सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये शरीर की सफाई और फिर पोषण की एक पूरी कहानी है। इसमें सबसे आकर्षक बात यह है कि ये एक जड़ी बूटी आयुर्वेद के एक मूल सिद्धांत को दर्शाती है। सच्चा स्वास्थ्य केवल पोषण जोड़ने से नहीं मिलता, बल्कि उस पोषण को ग्रहण करने के लिए पहले शरीर के मार्गों को साफ करने से मिलता है। बिल्कुल। पिप्पली पहले अपने तीक्ष्ण गुण से सफाई करती है और फिर अपने मधुर विपाक से पोषण देती है। ये एक द्विपक्षीय रणनीति है। वाकई। और हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोतों में पिप्पली के मेध्य यानी बुद्धि बढ़ाने वाले गुण का बार बार जिक्र है। जी,
ये देखते हुए कि ये शरीर के सूक्ष्म चैनलों को साफ करती है और एक योगवाही भी है, क्या इसका आधुनिक वैज्ञानिक समानांतर मस्तिष्क में सूक्ष्म संचार यानी माइक्रो सर्कुलेशन और सेलुलर संचार को बेहतर बनाना हो सकता है? हाँ, और इसी से संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ावा देना। ये एक सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत दिलचस्प दिशा है जिस पर मनन किया जा सकता है।